मानव के इतिहास में जिसके जो कर्म होते हैं वो उसको नवाजने पड़ते हैं, चाहे हम इनको याद करें या भूल जाएं। पर मानव के कर्म स्वयं बोलते हैं और जब कोई उनको देखेगा तो उस करने वाले को याद तो करना पड़ता है। तो भारत के इतिहास में जब नारियों के अधिकारों की बात उठती है, विमेन क्वेश्चन उठता है, तो हमें कॉलोनियल पीरियड में उन लोगों को याद करना पड़ेगा जिन्होंने पहले सिस्टमेटिक तरीके से विमेंस के इशू उठाए। और इस संदर्भ में अगर हम शुरुआत करें तो इसमें एनी बेसेंट जैसी महानायिका, मार्गरेट काउजन जैसी महिला, डोरथी राजा दासा, डोरथी जो कि वेस्टर्न लेडी थी, इन्होंने एक श्रीलंकन से शादी की जिनका नाम था लास्ट नेम जिना राजा दासा, और अन्य ऐसी बहुत सी महिलाएं जो कि भारतीय भी थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और असंख्य महिलाएं जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले ये चेतना थियोसॉफी मूवमेंट के बेसिस पे शुरू हुई। थियोसॉफी मूवमेंट जो कि वेस्ट में पहली ऐसी मूवमेंट थी जिसमें वेस्ट ने अपने दम को छोड़ते हुए रियलाइज किया कि ईस्टर्न रिलीजन्स में भी बहुत गहरी फिलॉसफी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को भी इनरिच करेगी। तो फिर वेस्ट से लोग भारत में उसके अध्ययन के लिए आए और उसका मुख्यालय अद्यार को बनाया गया। इसकी स्थापना कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लातवस्की ने शुरू की थी। इसी के साथ हमारी एनी बेसेंट जुड़ी थी। और अगर हम देखें तो भारत में जो पहली संस्था जो महिलाओं के अधिकारों के लिए बनी, उसका हेडक्वार्टर भी अदियार ही था, मद्रास में। इसका नाम था विमेंस इंडियन एसोसिएशन, WIA, 1917। ये नाम बड़ा सोच कर रखा गया था। इसका नाम इंडियन विमेन एसोसिएशन नहीं था, क्योंकि इसकी अधिकांश संस्थापिकाएं एंग्लो इंडियन थी, आयरिश थी और यूरोपियन मूल की भी थी। तो इसकी कॉस्मोपॉलिटन नेचर को देखते हुए इसका नाम रखा गया विमेंस इंडियन एसोसिएशन, जिसमें एनी बेसेंट, मार्गरेट काउजन, डोरथी जिनाराज दासा जैसी महिलाएं जुड़ी। इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम स्त्री धर्म था, जिसमें कि धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों के प्रति महिलाओं को अवेयर करने का प्रयास किया गया। ये सारी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफरगेटी यूरोपियन मूवमेंट से प्रभावित थी, जहां महिलाओं को एटलीस्ट वोट के इक्वल राइट्स की बात हो रही थी, तो उसके लिए भी प्रयास हो रहा था। साथ ही साथ महिलाओं को सिविक इक्वलिटी की बात भी कर रही थी और उनके एजुकेशनल हकूक़ की बात भी उन्होंने उठाई। उसके पश्चात इसको और सशक्तता प्रदान करने के लिए मार्गरेट काउजन प्रयास करती हैं कि एक और ऑल इंडिया स्तर की संस्था बने और वो अब इंडिया के बैनर के तले चले। और फाइनली वो कामयाब होती हैं ऑल इंडियन विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना में, AIWC की स्थापना में 1927 में। और इसका पहला सम्मेलन वो पुणे में करवाती हैं, फर्गुसन कॉलेज में। और मार्गरेट काउजन इसको स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और साथ में वो अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय को भी साथ में लेती हैं। इसमें मीराबाई टाटा नाम की एक और महिला इसमें जुटती हैं। ये सब मिल करके इनका मूल लक्ष्य होता है महिलाओं की शिक्षा के स्तर को इम्प्रूव करना। इसके साथ साथ महिलाओं के जो दूसरे हकूक़ हैं, अधिकार हैं, उनके लिए भी भारत में प्रयास करना और ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस पार्टी को अवेयर करना। और ग्रेजुअली ये रियलाइज़ करते हैं कि विमेन के एजुकेशन, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस ये रियलाइज़ करती है कि विमेन की एजुकेशन हमारा कॉज है, पर ये आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हम सोशल इविल्स को एड्रेस नहीं करते जो कि विमेन को पढ़ने में दिक्कत करते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं।
और ये ईविल्स हैं, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, ठीक है, या उसको तलाक का अधिकार ना होना, अगर पति अच्छा नहीं है, शौहर अच्छा नहीं है तो उसे तलाक का अधिकार ना होना, पति और पिता की संपत्ति में हक ना होना, इनहेरिटेंस का व्यवस्था ना होना, और राइट टू वोट की व्यवस्था ना होना, ये मुख्य ईविल है। इनसे लड़े बिना हम महिलाओं की शिक्षा को और उनको एम्पावर हम नहीं कर सकते। ये रियलाइज़ इन्होंने किया, और इसके लिए इन्होंने जो एक मैगज़ीन बनाई अपनी अब नई, उसका नाम रोशनी था, जो कि बाइलिंगुअल थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपती थी, महिलाओं में अवेयरनेस के लिए। मार्गरेट काउजन कहती है, जब वो इनिशियली इंडियन वुमेन एसोसिएशन में ही थी, कि भारत में मुझे कांग्रेस को और यहाँ की लीडरशिप को कन्विंस करना ज़्यादा आसान रहा कि विमेन को वोटिंग राइट्स मिले, इक्वल वोटिंग राइट्स मिले, एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, जहाँ हमें एज ए सफरगेटी वायलेंस ज़्यादा फेस करना पड़ा, हेटरेट ज़्यादा फेस करनी पड़ी। भारत में लोगों ने, इवन कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े स्तर से, बहुत खुले दिल से वीमेन की पॉलिटिकल इक्वालिटी को स्वीकार किया। आज़ादी के बाद जो हम पाते हैं कि जो संविधान में ही और संविधान में ही हमें महिलाओं को वोट का इक्वल राइट मिला, उसको देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर, जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से जुड़ी थी, वो संविधान सभा की मेंबर थी। इवन मैडम मार्गरेट काउजन ने जनगण मन के गीत की ट्यून को कंपोज करने में हेल्प की थी। इसके अतिरिक्त जो ध्वज कमेटी थी, उसकी भी मेंबरान हमारी मार्गरेट काउजन थी। तो इन सब महिलाओं ने बड़ी पहले से ही अपने आंदोलन में लड़ करके भारतीय लीडरशिप को महिला के अधिकारों के प्रति सतर्क बनाया। इसके कारण वोट का अधिकार तो संविधान लागू होते ही महिलाओं को मिला। इसके पश्चात जो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने संविधान बनाते बनाते हिंदू कोड बिल की व्यवस्था भी कर दी थी, जो कि बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ से सदर पटल पर रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको लागू करने के लिए अपनी पद का बलिदान दे दिया। ये तीनों अधिकार, जिसमें कि महिलाओं को जो बात ये कर रहे थे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, कि भारतीय महिलाओं को डाइवोर्स का अधिकार हो, उत्तराधिकार का अधिकार हो, वोट का तो चलो पहले मिल गया, तो ये दोनों जो है, चाइल्ड मैरिज की एज प्रॉपर हो, ये तीनों व्यवस्थाएं जो है फिर हिंदू कोड बिल के थ्रू और बाद में अलग अलग हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट हुई, जिससे आज भारतीय नारियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और यही NGOs बना करके लड़ने की जो ट्रेडिशन जो कॉलोनियल पीरियड में हमें मिला था, यही आज़ादी के बाद महिला ग्रुपों ने जारी रखा, और अलग अलग मुद्दों पे, फिर चाहे वो दहेज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, पुलिस में एट्रोसिटीज़ हो, या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी इलेक्टेड बॉडीज़ में, उसमें आज भी हमें दिखाई देता है। तो भारत में महिलाओं की जो कूक है, उसमें कॉलोनियल पीरियड में इन एंग्लो इंडियन लेडीज़ ने, एंग्लो आयरिश लेडीज़ ने, और उस समय की इनलाइटेंड भारतीय लेडीज़ ने जो भूमिका निभाई, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और थियोसोफिस्ट मूवमेंट और हमारी एनी बेसेंट ने जो इसमें एक शील के, मतलब आधारशिला के पत्थर की जो भूमिका निभाई, उसको फिर से हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। एनी बेसेंट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और उसको सुंदर बनाने में, उसको रियलाइज़ करने की बात है। और मैडम मार्गरेट काउजन का कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं, और डोरथी जिनाराजा दासा ने भी अपना जीवन इस कार्य में लगाया। अमृत कौर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने जीवन को भारत के कल्याण में लगाया। उसी तरह से हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी कंट्रीब्यूशन दिया, और आज़ादी के बाद फिर
साहित्य कला अकादमी में भी कंट्रीब्यूशन दिया। तो भारत में जो महिलाओं के हकूक़ मिले हैं उसकी फाउंडेशन आज़ादी से पहले से भी रखी गई, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। और इसमें 2 संस्थाएं, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस को हमें समझना पड़ेगा, और इसको ब्रॉडली उस समय की जो सफ़रगेटी मूवमेंट थी 20वीं शताब्दी की, उसके साथ जोड़कर भी हमें इसे देखना पड़ेगा। धन्यवाद।